मेरे प्यारे बच्चों, श्री श्याम ग्रुप ऑफ एजुकेशन भादरा, मेरा नाम संदीप कुमार। आज का हमारा मॉड्यूल है परमाणु या एटम। ठीक है, परमाणु या एटम। परमाणु पढ़ने से पहले हम परमाणु के बारे में थोड़ा सा इतिहास जानते हैं। तो प्रत्येक पदार्थ है, यह पदार्थ परमाणु से बना है। किससे बना है? परमाणु से। इस परमाणु के बारे में सबसे पहले एक दार्शनिक होते हैं, भारतीय दार्शनिक महर्षि कणाद। महर्षि कणाद। इन महर्षि कणाद ने बताया कि कोई भी पदार्थ है या कोई भी वस्तु है, अगर इस वस्तु को हम तोड़ते हैं या काटते हैं तो अंत में एक सूक्ष्म कण बचता है। तो अंत में एक सूक्ष्म कण बचता है और इस कण को हम आगे विभाजित नहीं कर सकते। इस कण को विभाजित नहीं कर सकते। ठीक है, और इसी महर्षि कणाद की बात को दोहराते हुए एक वैज्ञानिक और आते हैं, नाम आता है उनका पकुदा कात्यायान। ये वैज्ञानिक भी यही बात दोहराते हैं कि कोई भी वस्तु है या पदार्थ है, वस्तु या पदार्थ, इस पदार्थ को काटते हैं, तोड़ते हैं तो अंत में एक छोटा सा कण बचता है और इस कण को आगे विभाजित नहीं कर सकते। इस कण को आगे विभाजित नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस प्रकार एक छोटे से कण की खोज हुई है। इस कण को सबसे पहले एटॉम नाम दिया गया और ये एटॉम शब्द या एटॉम नाम देने वाले वैज्ञानिक थे डेमोक्रिटस और ल्यूसिप्स। डेमोक्रिटस और ल्यूसिप्स ने एटम शब्द दिया। यह एटम शब्द ग्रीक भाषा के एटोमियों से बना है। ग्रीक भाषा के एटोमियों से बना है। यहां ये एटम शब्द इंग्लिश भाषा का है और ये एटोमियो शब्द ग्रीक भाषा का है। ये मत समझना कि एटम शब्द है वो ग्रीक भाषा का है। ग्रीक भाषा का एटोमियो शब्द है, इस एटोमियो शब्द से बना है इंग्लिश भाषा का एटम। इस एटम का अर्थ होता है एटॉम। इस यहां ए का अर्थ होता है अविभाज्य और टोम का अर्थ होता है कण। सीधी सी भाषा में कहें तो एक अविभाज्य कण। एटम या क्या कहलाता है? परमाणु कहलाता है। एटम या परमाणु कहलाता है। तो इस प्रकार इस परमाणु की खोज हुई। ठीक है, सबसे पहले किसने बताया? महर्षि कणाद ने कि कोई भी वस्तु है, कोई भी पदार्थ है तो उसको काटते हैं या तोड़ते हैं तो अंत में एक छोटा सा सूक्ष्म कण बचता है। तो एक छोटे से कण की खोज किसने की? महर्षि कणाद ने। लेकिन नाम नहीं बताया, सिर्फ यही बताया कि एक कण बचता है और इस कण को हम आगे विभाजित नहीं कर सकते। इसी के बात को दोहराया पकुदा कात्यायन ने। इन्होंने भी यही बात दोहराई कि कोई भी वस्तु है या कोई भी पदार्थ है उसको हम काटते हैं तो अंत में एक छोटा सा कण बचता है और इस कण को हम आगे नहीं तोड़ सकते हैं, विभाजित नहीं कर सकते। इस कण के बारे में सबसे पहले एटॉम शब्द देने वाले वैज्ञानिक थे डेमोक्रिटस और ल्यूसिप्स।
इन दोनों वैज्ञानिकों ने इस कण को एटम कहा या एटम शब्द दिया। जो एटम शब्द है वो बना है ग्रीक भाषा के एटोमियो से। एटोमियो ग्रीक भाषा का शब्द है, इससे बना है एटम, और एटम का अर्थ होता है एटोम। यानी ए का अर्थ है यहाँ अविभाज्य और टोम का अर्थ है कण। तो एक ऐसा अविभाज्य कण क्या कहलाता है? परमाणु कहलाता है। तो परमाणु की परिभाषा लिखते हैं। कि पदार्थ का सूक्ष्म अविभाज्य कण परमाणु या एटम कहलाता है। एटम कहलाता है सूक्ष्मतम अविभाज्य कण। लेकिन एक बात याद रखना, अविभाज्य कण है, लेकिन इस अविभाज्य कण परमाणु से इलेक्ट्रॉन का निष्कासन संभव है। इलेक्ट्रॉन का निष्कासन संभव है। विभाजित नहीं कर सकते, काट नहीं सकते, लेकिन इलेक्ट्रॉन का निष्कासन संभव है। तो इस प्रकार ये परमाणु की एक छोटी सी परिभाषा है कि पदार्थ का वह सूक्ष्मतम अविभाज्य कण परमाणु कहलाता है। परमाणु से इलेक्ट्रॉन का निष्कासन संभव है। अब परमाणु की खोज का श्रेय दिया जाता है डाल्टन को। बताया महर्षि कणाद ने था, फिर पकुदा कातायाम ने बताया, लेकिन श्रेय किसे दिया जाता है? डाल्टन को। डाल्टन को श्रेय इसलिए दिया जाता है क्योंकि सबसे पहले परमाणु संरचना के बारे में सबसे पहले सिद्धांत दिया था, वो सिद्धांत दिया था जॉन डाल्टन ने। इसीलिए इस परमाणु की खोज का श्रेय किसको दिया जाता है? डाल्टन को। अब डाल्टन के सिद्धांत को समझने के लिए, क्योंकि डाल्टन का सिद्धांत है वो द्रव्यमान संरक्षण, निश्चित अनुपात संयोजन और रासायनिक संयोजन पर आधारित है। डाल्टन का सिद्धांत द्रव्यमान संरक्षण, निश्चित अनुपात संयोजन व रासायनिक संयोजन पर आधारित है। इस सिद्धांत को समझने के पहले हमें यह पता होना चाहिए कि तत्व क्या होते हैं, एलिमेंट। अणु क्या होते हैं, मॉलिक्यूल। और यौगिक क्या होते हैं, और मिश्रण क्या होता है। इस डाल्टन के सिद्धांत को समझने से पहले हमें ये चार बातें जाननी आवश्यक है। तत्व क्या होते हैं, अणु क्या होते हैं, यौगिक क्या होते हैं और मिश्रण क्या होते हैं। तो एक नंबर में पढ़ते हैं तत्व। एक नंबर में पढ़ते हैं तत्व या एलिमेंट। तत्व। तो तत्व परमाणु की संगठित इकाई होती है। तत्व परमाणु की संगठित इकाई होती है। संगठित इकाई
क्यों कहते हैं? क्योंकि परमाणु का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता। परमाणु का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है। परमाणु का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता, इसलिए परमाणु का अध्ययन करना है तो हम किसका अध्ययन करते हैं? तत्व का अध्ययन करते हैं, क्योंकि इस तत्व में अनेक प्रकार के क्या होते हैं? परमाणु होते हैं। अनेक प्रकार के परमाणु होते हैं, ठीक है। और इन तत्व को लिखने के लिए एक फिक्स प्रणाली दी गई है, और इस तत्व को प्रतीक द्वारा लिखते हैं। जैसे तत्व लिखा हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का प्रतीक है पीरियोडिक टेबल में H। जैसे दूसरा तत्व लिखा मानो कार्बन, तो कार्बन का प्रतीक होता है C। इसी प्रकार अगर अगला तत्व लिखे तो ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का प्रतीक होता है O। तो एक परमाणु की संगठित इकाई होती है, वो तत्व होती है, और इन तत्व को प्रतीक द्वारा लिखते हैं। क्योंकि स्वतंत्र परमाणु का कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता, इसलिए जब परमाणु का अध्ययन करते हैं तो किसका अध्ययन करते हैं? तत्व का अध्ययन करते हैं। इन तत्व के बाद में दूसरा पढ़ते हैं अणु या मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल या अणु एक या अधिक परमाणुओं से मिलकर बनते हैं। यानी परमाणु और परमाणु मिलकर किसका निर्माण करते हैं? अणु का। परमाणु और परमाणु मिलकर किसका निर्माण करते हैं? अणु का। इन अणुओं को संख्या द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अणुओं को संख्या द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ये अणु होते हैं, ये होते हैं दो प्रकार के। एक तो होता है समपरमाणविक अणु, और दूसरा होता है विषम परमाणविक अणु। एक तो होता है समपरमाणविक अणु और दूसरा होता है विषम परमाणविक अणु। जैसे समपरमाणविक अणु में तो जितने भी परमाणु होते हैं वो समान प्रकार के होते हैं। जितने भी परमाणु होते हैं वो कैसे होते हैं? समान प्रकार के। जैसे ये ऑक्सीजन का एक परमाणु है, इसमें जितने भी परमाणु हैं वो सारे के सारे ऑक्सीजन के हैं, तो ये समपरमाणविक अणु है। अगर इसी प्रकार बात करें तो इस परमाणु में अगर सारे के सारे, इस अणु में सारे के सारे परमाणु अगर क्लोरीन के हैं तो ये भी क्या है? एक समपरमाणविक अणु है। जैसे Cl2, O2, O3, ये सारे के सारे क्या हैं? समपरमाणविक अणु है, क्योंकि इन अणुओं में एक ही प्रकार के परमाणु है, अलग से कोई दूसरा परमाणु नहीं है। O3 में सारे के सारे ऑक्सीजन है, O2 में सारे ऑक्सीजन है, Cl2 में 2 क्लोरीन परमाणु है, तो ये सारे के सारे समपरमाणविक अणु है। दूसरा देखते हैं विषम परमाणविक अणु, यानी इसके अंदर जितने भी परमाणु होते हैं वो परमाणु असमान प्रकार के होते हैं या असमान परमाणु होते हैं। असमान परमाणु का मतलब, जैसे ये एक अणु है, जल का अणु H2O, 2 हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। ये हाइड्रोजन भी अलग परमाणु है
ये ऑक्सीजन भी अलग परमाणु है। इन दोनों के भौतिक गुणधर्म, रासायनिक गुणधर्म अलग अलग है, इसलिए ये जो अणु बना जल का, ये कैसा है? विषम परमाणविक अणु है। इसी प्रकार एक अणु है नमक का, NaCl। इस नमक में दो परमाणु है, एक तो सोडियम है और दूसरा क्लोरीन है। तो ये दोनों परमाणु अलग अलग है, या अलग अलग परमाणुओं से ये जो अणु बना है नमक का, ये विषम परमाणविक अणु है। तो दोबारा देखो, तत्व है कि परमाणु की संगठित इकाई जिसे प्रतीक द्वारा प्रदर्शित करते हैं, डिनोट करते हैं, तत्व कहलाते हैं। जैसे हाइड्रोजन लिखा तो हाइड्रोजन का प्रतीक H, कार्बन लिखा कार्बन का प्रतीक C, ऑक्सीजन का प्रतीक O। परमाणु का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता, इसलिए अध्ययन किसका करते हैं? तत्व का करते हैं। दूसरा अणु लिखा, परमाणु और परमाणु मिलकर क्या बनाते हैं? अणु या मॉलिक्यूल बनाते हैं। इन अणुओं की संख्या होती है, फिक्स संख्या होती है। अणु दो प्रकार के हैं, समपरमाणुविक और विषम परमाणुविक। समपरमाणुविक में दोनों परमाणु, तीनों परमाणु, चार परमाणु, जितने भी परमाणु होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं? समान प्रकार के होते हैं। जैसे ये लिखा है Cl2, यानी दो क्लोरीन अणु हैं। O2 लिखा है तो दो ऑक्सीजन अणु हैं। तो दोनों के दोनों ऑक्सीजन ही है, इसमें दोनों के दोनों क्लोरीन ही है, तो समान प्रकार के परमाणुओं से बना है, इसलिए समपरमाणुविक अणु है। आगे देखें तो NaCl नमक लिखा है, नमक में सोडियम परमाणु अलग है और क्लोरीन अलग है। दो परमाणु है, दोनों अलग अलग है, दोनों की प्रॉपर्टीज अलग अलग होती है, तो ये विषम परमाणुविक अणु है। याद रखने योग्य बात यही है कि अणुओं को संख्या द्वारा प्रदर्शित करते हैं। जैसे एक ये NaCl का अणु है, नमक का अणु है, यहां ये क्लोरीन के दो अणु है या ऑक्सीजन का दो अणु है। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं यौगिक। तो अगली परिभाषा आती है यौगिक की या कंपाउंड की। यौगिक या कंपाउंड, ये यौगिक होते हैं, ये यौगिक अणुओं को, मॉलिक्यूल को एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है। निश्चित अनुपात में मिलाने पर यौगिक बनते हैं। अणुओं को एक निश्चित अनुपात में मिलाने पर क्या बनते हैं? यौगिक बनते हैं। जिस प्रकार तत्व को प्रतीक से लिखते हैं और अणुओं को उनकी संख्या से लिखते हैं, उसी प्रकार अणुओं को किस यौगिक को लिखते हैं? अनुपात में। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को 2:1 में मिलाने पर H2O बनता है, जल बनता है। तो ये जल है, ये जल एक क्या है? यौगिक है, क्योंकि हमने एक निश्चित मात्रा 2:1 में हाइड्रोजन और यौगिक ऑक्सीजन को दोनों को मिलाया है, तो हमें एक जल का यौगिक या जल यौगिक के रूप में प्राप्त होता है। इसी प्रकार H2SO4, हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन को 2:1:4 में मिलाने पर H2SO4 प्राप्त होता है। तो याद रखना कि यौगिक होते हैं वो अणुओं को निश्चित अनुपात में मिलाने पर बनते हैं। यानी यौगिक को समझाने के लिए या यौगिक बनाने के लिए अणुओं को अनुपात में मिलाया जाता है। हमने पढ़ा यौगिक
और अब आगे बढ़ते हैं मिश्रण या मिक्सचर। जब यौगिकों को अनिश्चित अनुपात में मिलाया जाता है, अनिश्चित अनुपात में मिलाया जाता है, तो मिश्रण बनता है। कि जब यौगिकों को निश्चित या अनिश्चित अनुपात में मिलाया जाता है तो मिश्रण बनता है। जैसे नमक और जल का मिश्रण बनाना है, तो एक पात्र में नमक और जल दोनों डाल देते हैं, तो ये नमक और जल का एक मिश्रण तैयार होता है। इसमें जल 70% हो सकता है, नमक 30% हो सकता है, इसमें जल 80% भी हो सकता है, और इसमें नमक 20% भी हो सकता है। ये मिश्रण होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं। एक तो समांगी मिश्रण होता है और दूसरा विषमांगी मिश्रण होता है। दूसरा विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण में जो अवयवी कण होते हैं पूर्णतः घुल जाते हैं, और विषमांगी मिश्रण में अवयवी कण पूर्णतः नहीं घुल पाते हैं। यानी समांगी मिश्रण में जो यौगिक थे उनकी प्रत्येक जगह भौतिक व रासायनिक गुण दोनों समान होते हैं, और विषमांगी मिश्रण में जो यौगिक थे उनके भौतिक व रासायनिक गुण प्रत्येक जगह समान नहीं होते। समांगी मिश्रण का उदाहरण नमक व जल का घोल, और विषमांगी मिश्रण का उदाहरण जल और चॉक पाउडर का घोल। तो दोबारा देखना, मिश्रण जब यौगिकों को निश्चित अनुपात या अनिश्चित अनुपात में मिलाया जाता है तब बनते हैं। दो प्रकार के होते हैं, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण में अवयवी कण पूर्णतः घुल जाते हैं, यानी उनकी भौतिक व रासायनिक गुण प्रत्येक जगह समान रहते हैं, और विषमांगी मिश्रण में ऐसा नहीं होता है। एक यौगिक अलग दिखाई देता है और दूसरा अलग दिखाई देता है, यानी पूर्णतः नहीं घुल पाते हैं। प्रत्येक जगह पर भौतिक व रासायनिक गुण समान नहीं होते। एक बार दोबारा देखते हैं, तत्व को हम प्रतीक के रूप में लिखते हैं और अणुओं को हम संख्या के द्वारा और यौगिकों को अनुपात के द्वारा और इन मिश्रण को प्रतिशत द्वारा। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक और शेयर करें।